नमस्कार, डीबी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाश जी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त यूपी की सियासत जो है गरमाई हुई है। मंदिर मस्जिद को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और इस बीच जैसा कि आप सभी को पहले हम बता दें कि 1991 में जो वर्शिप एक्ट आया था उसको लेकर जो पूर्व जज थे सीजे चंद्रचूड़, उन्होंने टिप्पणी की थी उस पर। इस मामले को लेकर इसके बाद से जो है वहां पर सर्वे की जो है लोगों को क्या लगा कि सर्वे हमें कराने चाहिए, मस्जिदों के सर्वे जो है लगातार बढ़ते गए। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक स्पेशल बेंच बनाने के आदेश दिए हैं जिस पर 12 दिसंबर से सुनवाई होगी। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी से। तो जो वर्शिप एक्ट है ये 1991 में कांग्रेस की सरकार लेके आई थी और उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो उस समय मंदिर और मस्जिदों को लेकर कई विवाद खड़े हो गए थे और अयोध्या विवाद उस समय सुर्खियों में छाया हुआ था। तो ये विवाद ज़्यादा ना बढ़े तो उसी के लिए वर्शिप एक्ट लेके आया गया था और उसमें ये साफ बताया गया था कि 1947 में जिस धर्मस्थल की जो स्थिति है वो वही स्थिति उसकी रहेगी, उसमें किसी तरीके का छेड़छाड़ बदलाव नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जब वाराणसी का मामला आया तो जो वहाँ निचली कोर्ट थी वाराणसी की, उसने ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके सर्वे के आदेश दे दिए थे। तो उसको लेकर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जो मस्जिद कमेटी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुनवाई के दौरान जो उस समय के सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक मौखिक टिप्पणी की थी। उन्होंने ये बोला था कि जो वर्शिप एक्ट है वो किसी भी धर्म स्थल की संरचना में बदलाव की इजाज़त नहीं देता, लेकिन उसकी प्रकृति का पता जरूर पता कर सकते हैं। इसके और बाकी का उन्होंने कहा था कि आप जो इस मामले को लेकर आप निचली कोर्ट जाइए, वही इस पर फैसला देगा। और उसके बाद जब निचली कोर्ट के फैसले से आपको मंजूर संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। जो डीवाई चंद्रचूड़ थे सीजेआई, उन्होंने अपने फैसले में कहीं नहीं लिखा कि वर्शिप एक्ट में आप सर्वे के आदेश दे सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि आप किसी भी जो संरचना है उसकी प्रकृति का पता कर सकते हैं। और उसको जो निचली कोर्ट है या और हाई कोर्ट है, उन्होंने ये मान के चला कि भाई अब अपन इस केस की सुनवाई कर सकते हैं। यानी वर्शिप एक्ट की जो धाराएं हैं उसमें सर्वे का जो आदेश है वो अब दिया जा सकता है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब तो इन दोनों तो हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि अब इस जिले में कोई मस्जिद मिल गई है, उसके सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं या मामला कोर्ट में चला गया है। तो इस तरीके के लगातार मामले चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 6 याचिकाएं लगी हुई हैं और उन पर 2022 से सुनवाई चल रही है। जब ज्ञानवापी का मामला आया था उसी समय से इन सब मामलों में सुनवाई शुरू हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और वर्शिप एक्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए बोला था। आज 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर कम से कम 4-5 बार नोटिस जारी कर चुका है और हर बार केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है केंद्र सरकार खुद ही ये चीज़ चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही तरफ से इस एक्ट को खारिज कर दे ताकि जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों को और उठाया जा सके। अब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस पर सुनवाई शुरू की है। जो सीजेआई संजीव खन्ना है, उन्होंने 3 सदस्यीय बेंच बनाई है। उस बेंच में एक तो वो खुद ही शामिल हैं, दूसरे हैं जो हैं जस्टिस के वी विश्वनाथ हैं और एक जज संजय कुमार हैं, जस्टिस संजय कुमार। ये 3 जजों की बेंच बनी हुई है और 12 दिसंबर को 3:30 बजे इस पर सुनवाई करेगी। वैसे सुनवाई 5 तारीख को होनी थी लेकिन उस समय नहीं मिल पाया था, दूसरे केस में और सुनवाई में टाइम लग गया था। तो 12 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यही है कि क्या केंद्र सरकार इस मामले में हलफनामा दायर करेगी, क्योंकि भाई एक पार्टी तो केंद्र सरकारी कानून तो जो बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास में है और केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई भी हलफनामा दायर नहीं किया गया है जिससे लगे कि केंद्र सरकार चाहती है कि जो संसद का कानून बना हुआ है वो बना रहे और उस पर जो यथास्थिति के जो आदेश दिए जाएं कि मस्जिद और मंदिर के मामलों को लेकर कि भाई उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो बना रहना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि केंद्र सरकार इस तरीके की स्थितियाँ चाहती है। वो तो वही चाहती है जो निचली कोर्ट से जिस तरीके के आदेश निकल के आ रहे हैं कि अब इस मस्जिद का सर्वे करा लिया जाता है और इस मस्जिद का सर्वे करा लिया जाता है। तो जितना विवाद ज़्यादा बढ़ेगा उतना
ना ही जो केंद्र में जो सरकार, जो पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को उस विवाद में ही अपना वोट दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो बीजेपी है वो चाहती है कि भाई जो मूल मुद्दे लोगों के हैं, उन मुद्दों की जगह यदि धार्मिक मुद्दों पर चुनाव होता है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, और उसी मुद्दों को वो हमेशा चुनाव में उठाते हैं। जब भी मूल मुद्दे उठाते हैं तो आपको पता है कि चुनाव परिणाम किस तरीके के उनके खिलाफ चले आते हैं। तो इसीलिए इस तरीके के मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, और संभवतः यदि सुप्रीम कोर्ट कोई इस मामले को लेकर कोई आदेश नहीं देता है तो फिर इस तरीके के मुद्दे उठते रहेंगे। वैसे क्योंकि सीजीआई जो संजीव खन्ना है, उनका जो कार्यकाल है वो 5 महीने के करीब ही बचा हुआ है, तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो इस मामले पर 5 महीने के अंदर सुनवाई करके कोई फैसला देकर ही जाएंगे, ताकि इस तरीके के जो विवाद हैं वो खत्म हो सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में कह दिया है कि वो बेंच बनाएंगे, 3 सदस्यीय बेंच बनेगी, इस पर 12 दिसंबर से सुनवाई होगी। तो देखना ये होगा कि 12 दिसंबर के बाद इस मामले में क्या फैसला सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। इसी बीच आपको बता दें कि अब एक और मस्जिद का विवाद यूपी में खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है उसको लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जो है जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ये अटाला मंदिर है, जिस पर अब अटाला मस्जिद की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है, जिस पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। और इस पर जो है, इस मामले पर और इस मुद्दे पर अब जो है AIMIM के प्रमुख का बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर सरकार पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया है, बड़ा निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा, एक बार हम कहेंगे कि स्क्रीन पर दिखा दे। ओवैसी ने लिखा है कि भारत के लोगों को इतिहास के ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे। हर वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्ताधारी दल का हाथ छिपा होता है। उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करें और इन झूठे विवादों को समाप्त करें। यानी कि ओवैसी ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि अगर मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो सर्वेक्षण के लिए जो आदेश दिए जाते हैं, सर्वेक्षण के लिए जो हिंदू के जो काफी ज्यादा जो संगठन है वो जाते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी का हाथ भी होता है। यानी कि उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। क्या कहना चाहेंगे, और आखिर ये क्या मामला है? पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओवैसी के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे। जो ओवैसी ने जो बोला है कि जिस राज्य में मतलब एक तरीके से जो बीजेपी है उसका पूरा एक तरीके से संरक्षण मिला हुआ है याचिकाकर्ताओं को। और आप देखिए अभी जो सबसे ज़्यादा याचिकाएं कहाँ जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा याचिका जा रही हैं। हर दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी मस्जिद को लेकर एक याचिका दायर हो जाती है। राजस्थान में अब तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य बनी हुई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार वहाँ आती है तो अजमेर शरीफ को लेकर याचिका आ जाती है। तो इस जो मामले चल रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहीं इस तरीके के मामले आ रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश का आप देख लीजिए तो वहाँ आधार का मामला सामने आ गया है। तो इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं, एक तो बीजेपी शासन में ही आ रहे हैं, तो इसलिए ओवैसी का जो कहना है कि इसके पीछे सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है जिस तरीके की ये चीज़ें चल रही हैं उससे हर किसी को इस चीज़ के ऊपर शक हो सकता है। और दूसरी बात ये है, याचिकाकर्ता जो भी हैं वो सत्ताधारी पार्टी से कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें सत्ताधारी पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट तो जरूर है ही है। और इंटरेस्ट तो आपको वैसे ही पता है कि जो ये विवाद है उस विवाद का सबसे ज़्यादा फायदा भी बीजेपी को ही होता है, जिसकी यूपी में सरकार है, जिसकी राजस्थान में सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार है। और जहाँ तक जो अटाला मस्जिद वाला मामला है, ये कोई अभी आज की 100 या 200 साल पुरानी मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद 1398 की बनी हुई है, यानी आज कम से कम इसको 500 से ज़्यादा साल हो चुके, 600 से ज़्यादा साल हो गए हैं। और उसके बाद अचानक ही क्योंकि एक के बाद एक सर्वे के विवाद आ ही रहे हैं, और इस बार तो ये मामला सर्वे का भी नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा पूजा का अधिकार मांग लिया है। यानी एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद तो है ही नहीं, है मंदिर है सीधा सीधा, आप सीधा सीधा इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। जबकि बरसेप एक्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप किसी धर्मस्थल की प्रकृति नहीं बदल सकते। यहाँ तो निचली कोर्ट में सीधा सीधा उस धर्मस्थल की प्रकृति बदलने की बात चल रही है, क्योंकि जो याचिका लगाई गई है वो पूजा के अधिकार के लिए लगाई गई है, वो किसी सर्वे के लिए नहीं लगाई गई। अभी तो उस पर आपने
सर्वे भी नहीं हुआ, एक तरीके से जो निचली कोर्ट आज की तारीख में एक के बाद एक जो आदेश दे रही है मस्जिदों के सर्वे के, इस मामले में तो सर्वे का आदेश भी जारी नहीं हुआ है। यहाँ तो सीधा सीधा पूजा का अधिकार मांगा गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह, कोर्ट ने याचिका भी स्वीकार कर ली है सुनवाई के लिए, मतलब इस याचिका को वो सुनवाई के योग्य मान रहे हैं। जब फिर से निचली अदालत ने फैसला कह सकते हैं कि स्वीकार कर लिया, जैसे कि हमने संभल मामले में देखा था। नहीं, संभल को का जो मामला था उसमें सर्वे का आदेश दिया गया था, और क्योंकि जो सीजीआई जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे 2022 में, उन्होंने जो बोला था, जो मौखिक टिप्पणी की थी, वो भी टिप्पणी सिर्फ सर्वे के लिए की थी। उन्होंने कहा था कि हम उसके चरित्र का पता जरूर लगा सकते हैं, बर्सिप एक्ट में किसी भी जो संरचना है उसके चरित्र का पता लगाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन यहाँ मामला चरित्र का नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। और संभल वाले मामले में जो दिया गया था वो सर्वे का आदेश दिया गया था, उन्होंने पूजा के अधिकार का आदेश नहीं दिया था। क्योंकि जो वाराणसी कोर्ट में जो मामला चल रहा है, क्योंकि वहाँ पहले पूजा होती थी और जब बर्सिप एक्ट लगा था उसके बाद भी वहाँ पूजा हो रही थी, तो इसलिए वो एक मामला हम उसको फिर भी थोड़ा अलग मान लेते हैं। लेकिन जो संभल वाला मामला है, यहाँ तो करीब 650 साल से कोई पूजा भी नहीं हो रही है, और उसके बावजूद यदि निचली कोर्ट पूजा के अधिकार की डिमांड हो रही है और उसको सुनवाई के योग्य मान रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर इस जो बर्सिप एक्ट लागू हुआ है इसकी कोई उपयोगिता बची ही नहीं है। और इसी के चलते जो मस्जिद कमेटी है वो हाई कोर्ट गई है और उसने कहा है कि भाई जो पहली बात तो जो याचिका जिसके एसोसिएशन की तरफ से दाखिल की गई है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो फर्जी संस्था है। एक फर्जी संस्था की आप याचिका पहले लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब बर्सिप एक्ट में सीधा सीधा आप किसी धर्मस्थल को किसी दूसरे में परिवर्तित नहीं कर सकते, दूसरे धर्मस्थल में, तो फिर पूजा के अधिकार को लेकर जो याचिका दायर हो रही है उस पर सुनवाई क्यों हो रही है, क्यों नोटिस जारी किया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है ये मामला, क्योंकि बर्सिप एक्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में तो गेंद आई चुकी है, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना ही पड़ेगा कि भाई ये कानून जो बना हुआ है, संसद का कानून है, और ये करीब 30 साल से देश में लागू भी है, 40 साल से, तो इसको मानना सब लोगों के लिए जरूरी है। और ये पूजा का अधिकार का मामला तो जाहिर सी बात है आपने एक तरीके से बर्सिप एक्ट को ही चैलेंज कर दिया है। हाँ, और अभी जब 5 साल पहले जब अयोध्या का मामला चल रहा था, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में का फैसला तो राम मंदिर के पक्ष में दे दिया था, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो कानून बना हुआ है बर्सिप एक्ट, वो एक तरीके से भारत की धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर छवि को दर्शाता है। ये भारत के संविधान का एक तरीके से अभिन्न हिस्सा है। और उसमें जो लिखा है कि 1947 के बाद से जो उस समय जो स्थिति थी धर्मस्थलों की, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और उस कानून को मानना बेहद जरूरी भी है। लेकिन अब जो स्थितियाँ बन रही हैं, आप 2019 का जो जजमेंट था उसमें जो राम मंदिर के फेवर में जो जजमेंट आया है उसको तो आप मान रहे हैं, लेकिन उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकी चीज़ें बताई हैं, जो फैसला दिया है, उसको मानने को लिए आप तैयार नहीं हैं। हाँ, तो मतलब आप एक ही जजमेंट को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट में तो हर चीज़ क्लियर है, क्योंकि उस एक्ट में अयोध्या को अलग रखा गया था, इसलिए अयोध्या पर फैसला हो गया, कोर्ट ने सुनवाई भी की और उस पर फैसला भी आ गया। लेकिन बाकी जो धर्मस्थल हैं वो सभी उस एक्ट के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके की सुनवाइयों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, ताकि, क्योंकि यदि इस तरीके के मुद्दे उखाड़े जाएंगे, आप इतिहास को बार बार खोद कर निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि विवाद हर जगह पैदा होगा। और यदि हर जिले को जब संभल आप बना के चलेंगे तो फिर एक तरीके से देश की तरक्की करना भी मुश्किल हो जाएगा। और आपने जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार कर ही रही है, और इस बीच ये खबर भी सामने आई है कि संभल के चंदौसी में कम से कम 12 दर्जन दुकानें हैं, उन पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और उसके साथ में तमाम गाइडलाइंस भी जारी की थी, और ये भी कहा था कि अगर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है तो उसके लिए 15 दिन पहले नोटिस चस्पा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी मामले पर AIMIM के प्रमुख ओवैसी का भी बयान सामने आया है, आइए एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, योगी जी को लेकर के आपने ट्वीट किया है, जो उन्होंने कहा था उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहाँ पर भी माइनॉरिटी हो रहा है, और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो
वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखिए, भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्जुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो फरकास के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। तो ये लगातार जो है अभी सीएम योगी ने डीएनए को लेकर भी एक तरीके से बयान दिया था कि यहाँ के लोगों का डीएनए बांग्लादेश से मिलता है, इस तरीके का विवादित बयान दिया था जिस पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं आपको बता दें, माफ कीजिएगा, इसी के साथ में उन्होंने जो संभल के चनौसी में जो है 1 दर्जन दुकानों पर जो बुलडोजर चलाया गया है उस पर इन्होंने बड़ा बयान दिया है और सरकार से सवाल किया है कि कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं क्या? जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे वो क्लियर थे, तो उसमें तो साफ साफ था कि भाई आप किसी का जो मकान है, जो भी निर्माण स्थल है, उसको आप बिना नोटिस के नहीं गिरा सकते हैं। नहीं, हम ये होता था कि भाई कहीं पर भी कोई भी जरा सा भी कोई आपराधिक घटना घटती थी तो अचानक ही अगले दिन पता चलता था किसी के एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है और उसके परिवार का, भले ही वो मकान उसका नहीं हो, दूसरे दिन ही बुलडोजर खड़ा हो जाता था और प्रशासन की तरफ से कहा जाता था कि ये तो अवैध है, हम इसको नोटिस दे चुके हैं पहले का, इसके 3 नोटिस जारी हो चुके हैं, 4 नोटिस जारी हो गए हैं और एक अंतिम नोटिस उसके दीवार पर चस्पा होता था और सामने बुलडोजर खड़ा होता था। इवन लोगों को अपना मकान से सामान तक बाहर निकालने की मतलब एक टाइम नहीं दिया जाता था और बुलडोजर चल जाता था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भाई किसी भी व्यक्ति, कोई परिवार का कोई भी व्यक्ति कोई आरोपी है, आरोपी क्या यदि वो दोषी भी ठहराया दिया जाता है तो आप उसके परिवार का मकान इस तरीके से नहीं गिरा सकते। मकान यदि अतिक्रमण भी है उसमें यदि आपका कहना है कि वो अतिक्रमण है, नगर प्रशासन बोलता है, नगर निगम बोलता है, नगर पालिका जो भी वहाँ की बॉडी है, यदि वो कहती है कि भाई अवैध अतिक्रमण था तो बोले किसी का मकान गिराने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला था कि आप जो नोटिस जारी करेंगे वो नोटिस उस मकान पर ऐसी जगह आपको चस्पा करना पड़ेगा कि भाई जिसको आसानी से देखा जा सके, पढ़ा जा सके। और दूसरी बात यह है कि नोटिस आपको 15 दिन पहले देना पड़ेगा और वो एक रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जाएगा। ये नहीं कि आपका एक आदमी जाएगा और वो कह देगा कि हम नोटिस चिपका आए हैं, और उस नोटिस में आपको पूरे कारण बताने होंगे कि भाई इस मकान को क्यों गिराया जा रहा है। नोटिस में आपको ये भी बताना होगा कि जो जिसका अवैध अतिक्रमण आप बता रहे हैं उसकी मामले की सुनवाई कहाँ होगी और उसको पूरा अपना जो बात है उसको रखने का पूरा वो मौका दिया जाएगा। उसके बाद ही आप इस तरीके की कोई कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ क्या, 24 तारीख को हिंसा होती है और उसके 10 दिन बाद जो खबर आती है कि 4 तारीख को बुलडोजर चल रहा है। अब प्रशासन का कहना ये है कि इन लोगों को नोटिस तो 18 दिन और 20 दिन पहले दे दिए गए थे। लेकिन यदि जो ओवैसी साहब का जो कहना है, जो IIM के सांसद हैं, उनका कहना ये है कि ये वो लोग हैं जिन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने पत्थर फेंके थे 24 तारीख को और प्रशासन की तरफ से जो वांटेड है। यदि इस तरीके की कोई घटना हो रही है तो पर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है और ये मामला अभी नहीं तो बाद में जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि यदि इस तरीके से प्रशासन अपने हाथ में एक तरह से जुडिशल पावर ले लेता है, वो खुद ही न्यायाधीश बन जाता है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि यहाँ विपक्ष के लोगों को लगातार प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि हम वहाँ नहीं जाने दे सकते सुरक्षा के मद्देनजर, वहाँ पे जो हिंसा है शांति बहाल करने के लिए ये कदम हमें उठाया जा रहा है, इस वजह से हम विपक्ष को वहाँ जाने से रोक रहे हैं। लेकिन इस बार बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ की जा रही है तो अपने आप में बड़ा सवाल भी तो खड़ा होता है, क्या ये कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती थी? अगर उनका कहना है कि 8 दिन पहले 10 दिन पहले हमने नोटिस चस्पा कर दिया था, तो अगर वहां हिंसा हुई है तो इस बीच ये सवाल भी तो खड़ा होता है कि क्या बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त करना जरूरी थी? ये बिल्कुल सही बात है। यदि इस समय वहां की स्थिति कंट्रोल में नहीं है तो इस समय जो वहां का पुलिस प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर किस चीज को संभालने के लिए लगाया हुआ है? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि वहां स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है, दूसरे जिले से आप पुलिस बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ उस पुलिस का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? लोगों को मकान तोड़ने के लिए कर रहे हैं। भाई जब स्थिति वहां, और इससे तो स्थिति और बढ़ेगी। क्या प्रशासन स्थिति को भड़काए रखना चाहता है ताकि भाई ये कहा जा सके कि वहाँ दोबारा से फिर हिंसा हो गई है, अब 15 दिन के लिए हम किसी को फिर नहीं आने देंगे, आप फिर नेट ब्लॉक कर देंगे ताकि यहाँ की जो जानकारियाँ वो बाहर ना जा सके? तो क्या प्रशासन खुद ही नहीं चाहता कि संभल में शांति हो? भाई आपको यदि बुलडोजर चलाना भी है तो
तो ये कार्रवाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है, 15 दिन बाद भी हो सकती है। एक तरफ आप जो विपक्ष के नेता हैं उनको इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि आपका जो प्रशासन का जो कहना है कि भाई इनके जाने से स्थितियां अभी जो नियंत्रण में आई हैं थोड़ी बहुत, वो नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं। और उसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई भी साथ साथ जारी रखे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, बुलडोजर कार्रवाई वहाँ होती है जहाँ पूरी तरीके से शांति होती है, ताकि प्रशासन का ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाए। जब एक तरफ वहाँ पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, हर घर की तलाशी ली जा रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है। और अब तो ये कहा जाने लगा है प्रशासन की तरफ से कि हथियार पाकिस्तान से आए थे। मतलब नालियों को खंगाला जा रहा है, कब्रिस्तान को खंगाला जा रहा है, पूरे संभल को खंगाला जा रहा है कि भाई कहाँ कारतूस मिल रहे हैं, कहाँ क्या मिल रहा है। और साथ ही साथ बुलडोजर का एक्शन भी चालू बनाए हुए हैं आप। तो ये सवाल तो प्रशासन पर सीधा सीधा उठ रहे हैं कि संभल में जो स्थिति है, एक तरफ आप बता रहे हैं कि भाई कंट्रोल में नहीं है, दूसरा ही आपका बयान आता है कि भाई वहाँ पाकिस्तान से लिंक आपको मिल रहे हैं, कई उपद्रवी तत्व वहाँ हो सकते हैं, तीसरी तरफ आपका बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है। तो प्रशासन खुद ही अपनी बातों में पूरी तरीके से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल तो योगी आदित्यनाथ से भी पूछे जाने चाहिए जो वहाँ लोगों के डीएनए में को तलाश कर रहे हैं। भाई जो लोग हैं वो तो सब भारतीय, वो यही पैदा हुए हैं। उनकी आप डीएनए यदि आप मिलाएंगे, जो अखिलेश यादव ने बोला है कि भाई डीएनए टेस्ट करा लो, हमारा भी करा लो, अपना भी करा लो, संभल के लोगों का भी करा लो, ये सारे डीएनए एक ही जैसे निकलेंगे कि डीएनए में किसी में भी अंतर नहीं है, ये सभी हिंदुस्तानी ही हैं। तो ऐसे में भाई ये संभल की जो स्थिति है जो बनी हुई है, इसके पीछे सीधा सीधा यदि कोई दोषी है तो वहाँ का प्रशासन और वहाँ की सरकार है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां जो है इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई और लगातार जो है यूपी में देखा जा रहा है कि मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, लेकिन इसी की आड़ में जो है बीजेपी सरकार बड़ा काम कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिजली जो सरकारी बिजली को है जो वो प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर जो है बिजली विभाग के कर्मचारी आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने उस पर एस्मा लगा दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला अविनाश जी, और क्या है ये पूरा मुद्दा और आखिर क्या कर रहे हैं इसके पीछे? हाँ, बिजली का जो मामला है, ये जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। सबसे पहले बड़े जो शहर हैं उनकी बिजली को निजी हाथों में सौंपा जाएगा और उसके बाद पूरे यूपी की बिजली व्यवस्था जो है वो निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। तो यदि निजी हाथों में बिजली व्यवस्था जाएगी तो जाहिर सी बात है जो आम लोगों का जो आज का जो बिजली का बिल है, तो जो अभी 800 रुपये आता है, जाहिर सी बात है वो 1200, 1500, 2500 तक पहुंच जाएगा। क्योंकि भाई निजी कंपनियां यदि इस फील्ड में आएंगी तो वो नुकसान के लिए नहीं आएंगी, वो हमेशा मुनाफा कमाना चाहेंगे और मुनाफा जरूरत जो जितना ज़्यादा वो ले सकती हैं उतना ही मुनाफा लेना चाहेंगे। अभी आप 2-3 दिन पहले ही आपने देखा था, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ये चीज़ बोली थी कि उनके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से दबाव था कि भाई जो बिजली है वो निजी हाथों में सौंपी जाए। और केजरीवाल ने सीधा सीधा बोल दिया था कि हमसे ये कहा गया था कि बिजली व्यवस्था अडानी को दे दी जाए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया कि भाई हम अडानी को दिल्ली की बिजली नहीं देंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि जिस तरीके से अब दिल्ली में स्थिति वहाँ चल रही है, तो कहीं अडानी को बिजली की पूरी सप्लाई यूपी की सौंपने की तैयारी तो नहीं चल रही है। हाँ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अडानी का जो समर्थन करती है बीजेपी, तो अब यह है कि यूपी में जो है बिजली विभाग उनके हाथों में देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ये यदि विपक्ष का आरोप है तो इसमें काफ़ी दम भी है, क्योंकि अडानी बिजली की उनके पावर प्लांट हैं और अभी पावर प्लांट से जो बिजली दी जा रही थी वो बांग्लादेश को दी जा रही थी। बांग्लादेश के साथ इस समय भारत का डिस्प्यूट शुरू हो गया है और बांग्लादेश ने यह भी कह दिया है कि जो अडानी से हम जो बिजली ले रहे हैं अब हम उस बिजली को कम करेंगे, आधे से कम हम बिजली अडानी से लेंगे। तो अब जो अडानी की जो बिजली तैयार हो रही है पावर प्लांटों से, वो कहाँ जाएगी? अब उनको तो बेचनी ही है। तो अब बेचने के लिए सबसे जो बेस्ट उनका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो यूपी दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार यदि बिजली ले लेती हैगी, और जाहिर सी बात है यदि अडानी की बिजली आएगी तो फिर वो सस्ते दामों पर नहीं आएगी, वो महंगे दामों पर बिजली बेची जाएगी और उसका जो पैसे की जो वसूली होगी वो किसके जरिए होगी? वो जाहिर सी बात है उसको जो देगा वो भुगतना है, वो आम जनता को भुगतना है। और दूसरी बात ये है कि यदि सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर भी उनकी छटनी शुरू हो जाएगी। आज भारत में अडानी नंबर 1 उद्योगपति हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अडानी कितने लोगों को रोजगार देते हैं? भारत के टॉप 10 जो उद्योगपति होंगे उस रोजगार देने वाले मामले में उसमें अडानी का नाम नहीं होगा।
लेकिन सबसे टॉप वन रिचेस्ट यदि उद्योगपति होंगे तो वहाँ अडानी सबसे नंबर 1 बैठे होंगे। इवन बाकी जो कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस हो या टाटा हो, उनके ग्रुप की एक कंपनी जितने लोगों को रोजगार देती है, पूरा अडानी ग्रुप उतने लोगों को रोजगार नहीं देता। यानी यदि वो अडानी ग्रुप की यूपी की बिजली में सप्लाई में एंट्री होती है तो आधे से ज़्यादा कर्मचारियों पर एक तरीके से नौकरी का संकट खड़ा हो जाएगा। और उसी को लेकर कर्मचारियों की तरफ से स्ट्राइक करने का वो किया गया था, नोटिस दे दिया गया था। और कर्मचारी स्ट्राइक ना करें क्योंकि भाई बिजली व्यवस्था एकदम ठप हो जाएगी। कानून व्यवस्था के लिए तो पहले से ही योगी सरकार घिरी हुई है, और यदि बिजली सप्लाई ठप हो जाती है तो उससे स्थितियां और नियंत्रण के बाहर हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए सरकार की तरफ से एस्मा लगा दिया गया है, जिसमें जाहिर सी बात है कि यदि एस्मा लग जाता है तो फिर जो स्ट्राइक आपके नहीं कर सकते। सरकार ने कहा कि भाई जो भी स्ट्राइक होगी वो पूरी तरीके से गैर कानूनी होगी। 6 महीने तक आप कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर आप मालूम पड़ता है किसी निजी कंपनी को आप बिजली की आप सप्लाई पकड़ा देंगे। तो इसके पीछे सीधा सीधा बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। और इस पर जाहिर सी बात है विपक्ष को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, जनता के साथ मिलकर इस पर जो है आंदोलन भी करना चाहिए। तो अब क्योंकि यूपी सरकार इस चीज़ को लेकर एकदम क्लियर नहीं बता रही है कि मामला पूरा क्या है। तो अब ये मामला जाहिर सी बात है एस्मा लगाने से रुकेगा नहीं, ये मामला आगे बढ़ेगा ही। आगे बढ़ेगा। यानी कि अभी यूपी में देखा जा रहा था कि मंदिर मस्जिद के विवाद के बीच में जो है योगी सरकार बड़ी रणनीति बना रही है। और इस बीच एक खबर और है कि अभी आरओ और एआरओ को लेकर विवाद जो चल रहा था वो थमा ही नहीं था कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपीपीएससी को लेकर एक आदेश उन्होंने जारी किया है। एक बार छोटा सा आपसे जानना चाहेंगे, इस पर कमेंट देना चाहेंगे, क्या है ये पूरी खबर? तो यूपी के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी परीक्षा होती है यहाँ पर तो या तो पेपर लीक होता है या उसमें कोई अनियमितता होती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि वो पेपर ही रद्द हो जाता है। कोई भर्ती परीक्षा निकलती है तो उस पर इसी तरीके का संकट खड़ा हो जाता है। मतलब योगी सरकार पर सीधा सीधा ये एक आरोप ये लगने लगा है कि वो एक परीक्षा भी ढंग से सही तरीके से नहीं करवा सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उसमें अनियमितता जरूर पाई जाएगी। और इसी तरीके से यूपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है जो उसको लेकर ये कहा गया है कि परीक्षा 2022 में हुई थी, और इसका जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी आंसर की अंतिम समय पर कुछ बदल दी गई है। और उसके चलते तकरीबन 150 से 2 दर्जन जो अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट गड़बड़ हो गया है। तो उसको लेकर जब वो लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं तो हाईकोर्ट ने सीधा सीधा सबसे पहले तो जो आयोग को यूपीपीएससी आयोग को से जवाब मांगा है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि कुछ विसंगतियां हो गई हैं, और उसके चलते तकरीबन 2 दर्जन लोगों के रिजल्ट पर असर आया है। तो कोर्ट ने यह बोला है कि जितने लोग कोर्ट में आए हैं उन सब की आंसर शीट आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तो और उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया तो उसके बाद कोर्ट में कई याचिकाकर्ता पहुंच गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। जब आप उस परीक्षा को ही सही ढंग से नहीं करा पा रहे हैं तो भाई आप कौन सा पेपर सही करवा पाएंगे? हाई स्कूल और इंटर जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसको लेकर तो कई बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि पेपर परीक्षा बच्चे से पहुँचने से पहली बार आ गया है। लेकिन ये परीक्षाएँ जो हैं ये जो आप जिसमें नौकरी दे रहे हैं लोगों को, उनकी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। और खासतौर पर यूपीएससी जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई जो उसका मॉडल है उसमें कहीं से भी धांधली होने की संभावना नहीं होती है, फिर उसके बावजूद इस तरीके की धांधलियां क्यों हो रही हैं? तो ये सवालों के घेरे में तो इस समय यूपी की सरकार हर तरफ से घिरी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपने तमाम खबरों पर जानकारी दी। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो वो योगी सरकार पर लगातार एक्शन ले रहा है, लगातार आदेश दे रहा है। तो दर्शकों